नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं। तो आखिर ये महाकाल लोक क्या है? उज्जैन की परंपरा क्या है? महाकाल की परंपरा क्या रही? इस बारे में हम बात करेंगे। उज्जैन के बारे में उज्जैन के महान ज्ञाता पंडित सूर्य नारायण व्यास के परिवार से जुड़े उनके बेटे राजशेखर व्यास जी से आपका स्वागत है। व्यास जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। उज्जैन के महाकाल के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में अपने तरह का एक अनोखा मंदिर है, अनोखी परंपराएं रही है। आपके पिताश्री देश के पहले पद्म विभूषण हैं। वे महाकाल मंदिर के अधिष्ठाता भी रहे हैं सरकारीकरण के पहले। उज्जैन में आप वापस आ गए हैं और उज्जैन में ही आपने बसने का फैसला किया है। ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या परंपरा रही, महाकाल लोक नाम क्यों रखा गया और महाकाल लोक की परंपरा क्या रही? देखिए प्रकाश भाई, उज्जैनी अपने आप में जो है एंशियंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे प्राचीनतम नगरियों में एक नगरी है जी। कालिदास की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, सांदीपनि की नगरी, भर्तृहरि की नगरी। जिस महापुरुष का संस्कृत साहित्य से आप नाम उठाएंगे उसका संबंध उज्जैनी से पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उज्जैनी नगरी सम्राट विक्रम की तब राजधानी थी, जो आज हमारे राष्ट्र की राजधानी दिल्ली है तब गावड़ा भी नहीं थी, इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में वो राजधानी बनी इंद्रप्रस्थ। लेकिन इससे भी पूर्व और प्राचीन काल में जाएं आप जी। तो जब ग्रीस, सुमेर, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं और जो हाँ। वेनिस और इटली को महानतम प्राचीन नगरी कहा जाता है, उज्जैनी जी। उससे भी प्राचीन नगरी। मालूम कैसे? कि हाँ। संस्कृत साहित्य पाली प्राकृत से भी पूर्व एक पैशाचिक भाषा थी, पैशाचिक। मैंने हाँ। कमलेश्वर जी को एक ग्रंथ भेंट किया, उसमें हाँ। कथा सरित सागर लिखी है गुणाढ़ ने। गुणाढ़ विरचित कथा सरित सागर, ये पैशाचिक भाषा में, बाद में फिर प्राकृतिक पाली और संस्कृत में भी आई। उस जी। कथा सरित सागर की असंख्य कथाओं में सारी कथाओं की शुरुआत उज्जैनी से होती है। और दिलचस्प जी। बात यह कि वो कितनी समृद्ध नगरी रही होगी, इसकी कल्पना करिए कि ईसा पूर्व 57 के ग्रंथ हैं। उन हाँ। ग्रंथों में हर कहानी का आरंभ होता है उज्जैनी नगरी में, ऐसा। लेकिन उसमें और महत्वपूर्ण बात है कि वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत थी। इसके प्रमाण ये है कि एक कहानी आती है, उशुक के शरद जोशी जैसे व्यंग्यकार थे, वो कोई लेखक गुणाढ़ लिखते हैं कि जी। उज्जैनी में एक सौदामिनी नाम की कोई तवायफ रहती थी। उसकी बिटिया से मिलने एक व्यक्ति रोज गरुड़ पर बैठ कर आता। गरुड़ यानी देखिए उड़न खटोला, उस युग में यानी हवाई जी। जहाज मौजूद था। ये जी। पूरा वर्णन है प्राकृतिक पैशाचिक भाषा के गुणाढ़ की कथा सरित सागर में। तो वो मिलने आता था, तो माँ ने पूछा कि बिटिया तुझसे रोज मिलने कौन आते? तो उसने कहा स्वयं भगवान विष्णु मिलने आते। ये कहानियां मैंने बचपन में पढ़ी। तो हाँ। उसने कहा स्वयं भगवान विष्णु, तो मेरे भी दर्शन करवा। तो अब ये तो बच्चा परेशान था, उसकी सासू माँ से वैसे ही मिलना नहीं चाहता था। तो उसने कहा अच्छा, हाँ। तुम्हारी माँ जिस दिन अमावस्या के दिन आधा रंग गेरू से पोत ले, आधा रंग काला पोत ले, सिर का मुंडन करवा ले, तो मैं उसे भी वैकुंठ लोक ले जाऊंगा ऊपर बैठा कर। फिर वो कहानियों में बड़े हास्यास्पद वर्णन आते हैं कि उसको शहर के गरुड़ स्तंभ पे बैठा गया। लेकिन दिलचस्प बात ये कि उसमें उड़न खटोलों का जिक्र है, यानी पुष्पक विमान से भी पहले। और जो हाँ। पुराने विमान है, हम तरह तरह के विमानों का पढ़ते हैं, तो किस युग में, और वो उज्जैनी की कहानियां सारी, सब कहानियों की शुरुआत जी। उज्जैनी नगरी से होती है। ऐसे वाह। महाकवि कालिदास के मेघदूत का जो सबसे कलात्मक वर्णन है वो क्या है कि वो मेघ से कहते हैं कि तुम वक्र पंथा यज्ञपि भवता, मार्ग यज्ञपि टेढ़ा मेढ़ा होगा, विदिशा से उज्जैनी जाना सीधा नहीं होगा, लेकिन हाँ। उज्जैनी जाना न भूलना। वहां घन घमंड गर्जत, उनका सुबह जो भस्मारती होती है बादलों की गड़गड़ाहट के साथ, उसका आनंद लेना न भूलना। वो अपने मेघ को, यक्ष को, संदेश वाहक को समझा रहे हैं कालिदास। अब एक और प्रामाणिक बात बताऊं तो आप चौंकेंगे प्रकाश भाई। जो कालिदास समारोह सूर्यनारायण व्यास ने 1928 उज्जैन में शुरू किया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर आके नाटक करते थे, चीन, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया
बेल्जियम की कंपनी आके नाटक कर गई, अब भी चल रहा है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। उसमें एक शोध पत्र पढ़ने एक विदेशी विद्वान आए जो पायलट रहे हैं, उन्होंने अच्छा। मेघदूत के आधार पर अपने विमान से यात्रा की। और आप महत्वपूर्ण बात जो कहने जा हम्म। रहा हूं कि उन्होंने विमान को उन्हीं उन्हीं दिशाओं में चलाया जो कालिदास ने मेघदूत में वर्णन किया। और उससे इस शोध से प्रामाणिक दृष्टि हम्म। से प्रूव किया कि कालिदास को वायु मार्ग का भी ज्ञान था। मेघदूत में जो वर्णन है वो वायुयान के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्णन। तो अब मेरा कहने का आशय है कि उज्जैन इतनी समुन्नत नगरी थी कि चीन तक से हमारे चीनांशुक यहाँ से जो सिल्क रूट है, पटना, पाटलिपुत्र, मगध, ये जी। सब जो गणतंत्र थे जी। लक्षवी, इन सब से उज्जैन का संबंध है। चीन हाँ। तक भारत के नहीं, मालवा के, पूरे मालवा से 1600 हाँ। विद्वान गए, उनकी एक सूची मैंने भी एक लेख में लिखी है। तो उज्जैनी नगरी तो संसार जी। की अति प्राचीन नगरी, जैसा मैंने कहा कालिदास की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, भर्तृहरि की नगरी है। चमत्कारों की बात आपने कही, विक्रम के बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि, वे कवि हाँ। भी हुए। उनके 3 शतक बहुत मशहूर है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। हाँ। हाँ। और मैंने वैराग्य शतक अपने बचपन में पढ़ा 9 बरस में, श्रृंगार शतक इस वय में पढ़ रहा हूँ 60 बरस में। लेकिन यहाँ जी। जो चमत्कार है वो ये कि महाकालेश्वर मंदिर में कहते हैं आज भी भर्तृहरि, चूंकि अमर है, जो अमर लोग हैं उनमें भर्तृहरि को गिनते हैं, तो वो आके पूजा कर जाते हैं, सुबह नंदी दीपक जलता मिलता है। तो महाकाल एक तो तांत्रिक प्रतिमाओं में महाकालेश्वर का इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष स्थान है, ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है। दक्षिण मुखी शिवलिंग हाँ। बहुत रेयरेस्ट टू रेयर होते हैं। दूसरा, संसार को 2 भागों में बांटने वाली जो कर्क रेखा है, काल्पनिक रेखा हाँ। है, हाँ। पर वो महाकालेश्वर हम्म। मंदिर के शिखर से गुजरती है, ऐसा माना जाता है। हम्म। इसलिए संसार भर में 21 मार्च को सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर सूर्य सीधी सीध में आता है। मैंने अपनी फिल्म जयती जब जैनी में फिल्माया भी है, जी। काल में दिखाया भी जी। है। और मैंने एक लेख में यह भी सिद्ध करने की कोशिश की कि महाकाल सिर्फ देवता ही नहीं है, महाकाल वैज्ञानिक तथ्य जी। भी है, ये शंकु यंत्र भी है। जी। और यहाँ काल गणना होती थी, हाँ। जैसे ये जो ग्रीनविच मीन टाइम आया, जीएमटी और जीएसटी हाँ। हमारी घड़ियों में, हाँ। ये ब्रिटिश टाइम में आया हाँ। दो हाँ। 200 सालों में। इससे पूर्व उज्जैनी स्टैंडर्ड टाइम था, यूएसटी। जी। संसार भर की घड़ियों को हाँ। गणना के लिए उज्जैनी से मिलाया जाता था। तो ये सवाई राजा जयसिंह जो जयपुर नरेश थे, और राजा तो सब राजा थे, वो सवाई राजा थे। उस सवाई राजा ने, ज्योतिष का विद्वान था जयसिंह, जी। वेधशालाओं का व्यसनी है, उसने दिल्ली में एक वेधशाला खोली, हाँ। एक जयपुर में है यंत्र महल, एक बनारस में, एक मथुरा में थी, बाढ़ में बह गई मथुरा की, बनारस में मान महल के ऊपर है। लेकिन ये सब मृत प्राय है। और जयपुर की और दिल्ली की तो जंतर मंतर, दिल्ली की तो धरना प्रदर्शन के लिए रह गई, और जयपुर की टूरिज्म के हिसाब से। लेकिन हम्म। उज्जैनी की वेधशाला आज भी कार्यरत है, यहाँ काल गणना होती है, लॉन्गिट्यूड हाँ। लेटीट्यूड हाँ। निकाले जाते हैं, जिसके आधार पर जी। संसार भर जी। के पंचांगों की गणना होती है। तो जो विश्व का सबसे प्राचीन पंचांग है वो भी मैंने हमारे देखा गणना है है। उज्जैन की वेधशाला को। हाँ, और वो पंचांग जो निकलती व्यास है जी, ये वो भी आज बताइए भी जो हमारे घर से। महाकाल लोक नाम दिया गया है, महाकाल लोक हाँ, नाम दिया गया मैं है उसी पे नए आ रहा था, आश्रम तो परिसर। मैं उसी पे हम्म। आ रहा था प्रकाश भाई की जो महाकाल का प्राचीन नाम है। देखिए, जो मैं बताना जी। चाह रहा हूँ, अभी मैंने किसी और दूरदर्शन और कई अन्य चैनलों पे इंटरव्यू में कहा है, कुछ और बच्चे भी आए थे। महाकाल वन है इसका प्राचीन नाम। और वो क्यों है कि इसको आज भी हमारे यहाँ जो संकल्प लेते हैं महाकाल मंदिर में, उसमें महाकाल बने, हाँ। आर्यावते, जम्बू द्वीपे, जो भूखंड कहा है उसमें महाकाल वन कहा है। क्यों कहा? कि ये बहुत सघन वनों से आच्छादित जगह थी, और 24 हाँ। खंबा इसका मुख्य द्वार था। हाँ। हाँ। राजशेखर ने, जो कालिदास से पूर्ववर्ती एक कवि और है मेरे नाम का, हाँ। जिनके नाम का हम्म। मैं हूं अब, वो कालिदास हाँ। एक सट्टक कर्पूर मंजरी के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक, उन्होंने एक हाँ। श्लोक में उज्जैनी का वर्णन करते हुए लिखा कि सूयते हुई काव्य काराणाम परीक्षणम सुरते उज्जैन्याम। सुनते हैं कि उज्जैनी में विद्वान भी आकर के, कवियों की भी यहाँ परीक्षा होती थी। जो 24 खंबा द्वार है जिससे महाकाल वन शुरू होता था, उस जी। मुख्य जी। द्वार पे 2 विद्वान विद्वान खड़े रहते थे। चौकीदार भी इतने विद्वान थे, संस्कृत पंडित, जैसे वो मंडन हाँ। मिश्र के यहाँ का तोता संस्कृत बोलता था। तो अंदर प्रवेश करे तो रोकता था, ये भाई कहाँ जा जी। रहे हो, जी। रुको, ये विद्वानों की नगरी है, पहले यहाँ तुम्हारी परीक्षा होगी, अंदर जाने हाँ। योग्य भी हो या नहीं। तो इसका पुराना नाम महाकाल वन था। जी। जी।
अब क्या है कि देखिए, मेरा मेरा हाँ, मानना यह है कि माननीय नरेंद्र भाई तो खुद विद्वान आदमी है ही, शिवराज जी भी सज्जन आदमी है और पर्यावरण प्रकृति प्रेमी है। मैं उनसे चाहूंगा कि इसका हुँ, नाम महाकाल वन ही हो। क्यों? अभी क्या है कि नए नए जो हमारे प्रशासनिक दृष्टि से लोग आते हैं, उन्हें शायद पर्यावरण की, प्रकृति की इतनी, परंपरा की इतनी, पद्धति की, हो सकता है कि कोई ज्ञान देने वाला ना हो कि कालिदास के साहित्य में वर्णित पेड़ पौधों का ही वहां पर वृक्षारोपण हो जाता, पौधारोपण हो जाता। और आज की दृष्टि से नहीं, जी, भविष्य की दृष्टि से। तो 100 साल बाद जब पेड़ पौधे वहां खिलेंगे तो वो महाकाल वन हाँ, नाम ही, तो जो स्कंद पुराण में है, शिव पुराण में हाँ, है, वो मूल नाम महाकाल वन। अब पहले नाम शिव सृष्टि आया था। शिव सृष्टि में हाँ, क्या, सारी सृष्टि शिव जी की बनाई हुई है। अब ये लोक की भी जी, बात है कि महाकाल का ही बसाया हुआ लोक है पूरा। तो फिर तो हाँ, सुगम नाम रखना चाहिए। अब हो क्या रहा है इधर हाँ, भाई, शासन प्रशासन में, आप प्रकाश जी आप तो पुराने पत्रकार हैं, मैं दिल्ली बैठकर भी ये टोकता रहता था, हिंदी के लिए लड़ना भी बड़ी भारी मुश्किल काम है। हाँ, हर जगह मेक इन इंडिया कर देंगे, हर जगह जो है वो प्रोजेक्ट में एक अंग्रेजी शब्द घुसर देंगे, सेंट्रल विस्टा। अरे अरे, हाँ, हिंदी के सुंदर शब्द हैं तुम्हारे पास यार, बहुत सुंदर हाँ, सुंदर शब्द हैं। आप उन सुंदर हुँ, शब्दों को जन भावना के अनुरूप और जन सामान्य की जिह्वा पर चढ़ने अनुरूप क्यों नहीं नामकरण करते? अब यहाँ हाँ, महाकाल कॉरिडोर, कॉरिडोर का काशी कॉरिडोर तो चल जाता, मिल गया तो काशी हाँ, कॉरिडोर। अच्छा, काशी एक अंतर्राष्ट्रीय नगरी भी है। उज्जैन की जी, तुलना में काशी में हिप्सी जिप्सी और हिप्पी के अलावा संसार भर के नागरिक बहुत आते हैं। चरसी है, जी। गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, तांत्रिक, भूत हुँ, भभूत, सब तरह के लोग आ जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन में। उज्जैन में भी और कम नहीं है, उज्जैन में भी कम अरे नहीं है अब ये पर लोग। महाराज, उज्जैन में फिर भी है ना, ये लंदन पेरिस के लोग आके कम पड़े रहते हैं। वहाँ काशी में तो भूत साधु भी हो जाते हैं वो आके। काशी हाँ, नगरी हाँ, अद्भुत है। वहां तो कहा ना कि राण साण सीढ़ी सन्यासी, तो वो हाँ, सेवे तो सेवे काशी। वहां तो ये सब जी, भरे पड़े हैं। विडोज भी हाँ, छोड़ जाते हैं, विदेशी भी। वृंदावन मथुरा में आजकल बहुत आने लगी, पहले हमारे काशी कलकत्ता से ही छोड़ जाते थे लोग विडोज को। तो खैर हमारे हाँ, विधवा विवाह परंपरा आ गई लॉर्ड बेंटिंग के बाद से, राजा राममोहन राय के बाद से। जी, जी, लेकिन काशी में आज भी है ना, विदेशी सन्यासी नौजवान भी बहुत पढ़ने आते हैं संस्कृत, ज्योतिष पढ़ने हाँ, हाँ, आते हैं। उज्जैन में क्या भाई, संस्कृत के स्कॉलर तो मिल जाएंगे, इंग्लिश के स्कॉलर नहीं मिलेंगे। दे हुँ, कांट हुँ, टीच इंग्लिश, दे कांट टीच संस्कृत, दे कांट टीच बोथ। काशी में आज भी आपको पंडित, अच्छा बीएचयू बड़ी यूनिवर्सिटी है इन कंपैरिजन ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। हालांकि हुँ, जो हुँ, काम आप कह रहे हैं, जो काम मदन मोहन मालवीय ने काशी के लिए किया, वह हुँ, सूर्य नारायण व्यास ने उज्जैनी के लिए किया। यहाँ भी विक्रम यूनिवर्सिटी खड़ी करी। लेकिन जी, जी, काशी का कैंपस बहुत बड़ा है, काशी का हाँ, कैनवास बहुत बड़ा, काशी नगरी भी बड़ी है उज्जैनी की तुलना में, हुँ, संपन्नता में भी बड़ी। और फिर अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्सिस्टेंसी है, ये क्यों नहीं भूल रहे हैं आप? ये क्यों भूलना हाँ, चाहते हैं? उनकी संसद, जी, संसदीय नगरी है वो। तो माननीय जी, प्रधानमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो काशी की तो ऐसे ही, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे महाकाल नगरी की अवमानना हो गई। काशी और जो उज्जैन शिवलिंग की बहने हैं दृष्टि से क्या? देखोगे ना प्रकाश भाई, दो तो दोनों तो नगरें महाकाल, नगर यो दोनों नगरियाँ बहने जैसी लगती है या दोनों में काफ़ी समानता तो है? काशी नगरी कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी है, काशी का अंत हो गया तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा, कई तरह की कहावतें हैं। हाँ, काशी में भी गोपीनाथ कविराज रहे, तो हमारे यहाँ भी नारायण जी महाराज रहे। और काशी और उज्जैन की पांडित्य परंपरा में बहुत बड़ा एक्सचेंज है, योगदान है। हाँ, जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खां से बिस्मिल्लाह खां का बच्चा सीखने आया, आशीष खां सीखने आया, विलायत खां सीखने आया, रविशंकर, ऐसे हुँ, हुँ, हमारे व्यास परिवार के सब लोग काशी गए पढ़ने। काशी के हाँ, पंडित हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। वो एक अलग हाँ, एक्सचेंज परंपरा है। लेकिन फिर भी काशी और उज्जैनी की तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि मैंने आपसे कहा कि उज्जैनी सर्वश्रेष्ठ नगरी थी प्राचीन काल में, विक्रम की राजधानी रही है। तब हाँ, काशी हाँ, का नामकरण भी नहीं था कहीं इतना बड़ा। लेकिन हाँ, अभी वर्तमान में काशी एक बड़ा नगर है, शहर है। हाँ, उज्जैन एक नगरी है। इस हाँ, दृष्टि से क्या, विद्वत्ता की दृष्टि से नहीं, भौगोलिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक। अच्छा, यूं शिवलिंग में जाओगे तो 12 हुँ, ज्योतिर्लिंग में महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है ना, वैसा दिव्य ज्योतिर्लिंग मुझे कहीं दिखा नहीं। मल्लिकार्जुन है, वैद्यनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, जी, कृष्णेश्वर है, मैं सारे गया हूँ। काशी विश्वनाथ की भी आनंद लिए, बैठा हूँ, खूब पूजा करी। लेकिन जो महाकालेश्वर का आनंद है, जो दिव्य हाँ, ज्योतिर्लिंग है महाकाल का, और जो शिखर है हाँ, महाकाल का, ऐसा हुँ, हुँ, दिव्य शिखर तो आपको काशी के अलावा सिर्फ पशुपतिनाथ में मिलेगा। हुँ, हुँ, महाकालेश्वर से ज्यादा दिव्य शिखर भी कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो शिखर दर्शनम पाप नाशनम कहा है। मैं तो बचपन में जी, लोगों से कहता था, शिखर दर्शनम पाप नाशनम, आप मेरी दर्शन कर लो, मैं दिन भर शिखर के दर्शन करता हूँ। शिखर के नीचे हाँ, ही तो रहता था मैं।
जी तो जी। महाकालेश्वर की महिमा अपरंपार है, पर लोक अगर हम कहें तो मैंने तो हाँ शिवलोक भी नाम सुझाया था शिवराज जी को, कि हाँ शिवलोक भी सुंदर नाम है, महाकाल हाँ लोक भी। महाकाल पर ये जो कॉरिडोर का नामकरण है, महाकाल पथ, महाकाल मार्ग, उसको महाकाल वन कहो, महाकाल लोक कहो, ये भी सुंदर नाम है, मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी सुंदर नाम है महाकाल लोक। हाँ पूरा हाँ। लोक ही महाकाल का बैठा है, तो उज्जैनी पूरी नगरी महाकाल लोक है। ये नाम इतना जी। विस्तृत हो जाए कि धीरे धीरे, देखिए उज्जैन ने अपने कई बार नाम बदले, ये बता दूं मैं आपको प्रकाश भाई, बहुत कम उज्जैनी और लोगों को पता है, उज्जैन की। उज्जैनी नगरी के कम से कम 12 नाम बदले हैं। अच्छा। विशाला, हाँ उज्जैन हाँ नगरी का नाम है विशाला, हाँ प्रतिकल्पा, हाँ अवंतिका। उज्जैनी का हाँ प्राचीन नाम अवंतिका है। हाँ हाँ। हाँ बहुत प्राचीन नाम अवंतिका है। फिर श्री विशाला, श्री प्रतिकल्पा, और क्या नाम है, मैं बहुत सारे नाम तो अपनी किताब, कनक श्रृंगा, ये जितने जी। जितने काल हुए ना पुराणों में उतने काल, मेरी किताब है उज्जैन पे बहुत सुंदर। ये हाँ कई हाँ। सीमांत में 80 में मैंने लिखी, 92 में छपी, 2004 में छपी, 2016 में, 4 सीमत से तो इसकी कई 5-5 लाख कॉपियां गिफ्ट होती है लोगों को, निःशुल्क बढ़ती है। फिल्म भी लिख जी चुका हूँ, तो फिल्म भी इसी नाम से बनाई, यूट्यूब पर फिल्म है, उसमें जो कुछ आप बात कर रहे हैं सब उपलब्ध है उज्जैनी पर। 30 मिनट में पूरे शहर को बांध दिया है। कुछ अंश उसमें से आप लीजिएगा, लोगों को उस आनंद आनंद आएगा। तो जी। उज्जैनी नगरी अपने आप में महाकाल लोक ही है, तो कभी आगे जाके उज्जैनी का नाम ही महाकाल लोक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि बताऊं उज्जैनी का अर्थ क्या है, जी। उत्तधन जयनी, उत्कर्ष के साथ जय करने वाली नगरी, हम्म। विक्टोरियस सिटी। जी जी। हम्म। पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के बारे में नई पीढ़ी के लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, और जो इस इलाके में नहीं रहते उन्हें भी नहीं है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। उज्जैन में देखिए उनका पंडित, क्या योगदान रहा? अरे उज्जैनी में आज जो कुछ है सब पंडित सूर्यनारायण व्यास के चरणों का पुण्य प्रताप है। पंडित हम्म। सूर्यनारायण व्यास एक महान परंपरा से आते हैं, सांदीपनी ऋषि की, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम पढ़ने आए। अब देखिए हम्म। भगवान कृष्ण बलराम भी रोज मालूम है महाकाल मंदिर नियमित आते थे, जब तक यहाँ विद्याध्ययन के दौरान रहे। कहते हैं हम्म। उन्होंने 16 कलाओं का अध्ययन यहाँ गुरु जी से किया है, सांदीपनी ऋषि जो हमारे पूर्वज थे। तो रोज जी महाकाल में बिल्व पत्र पर एक श्लोक लिखकर अंकित करते थे, उसको महाकाल स्रोत कहा। वो पहली बार मैं अपनी पुस्तक में लाया, इस महाकाल लोक का जब उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कोई बंबई जी। के कलाकार से गायन भी हो रहा है, ये पहली बार मैं ही लाया हूँ महाकाल हम्म। स्रोत मेरी इस किताब में। और एक महाकाल सहस्त्र नाम, ये भगवान कृष्ण रोज लिख के महाकाल को चढ़ाते थे, इस पुस्तक में दिया है मैंने। तो सूर्य नारायण व्यास की परंपरा ये कि जो हमारे बड़े गणेश का मंदिर है उज्जैन में महाकाल से निकलते ही, वो जी भी हमारा ही है। जी। हमारे जो बड़ा गणपति। दादाजी थे नारायण जी हाँ नारायण जी महाराज, वो 7,000 स्टूडेंट को, जब गुरुकुल परंपरा थी, जब यूनिवर्सिटीज नहीं थी, हमारा एकेडमिक फैमिली है, एजुकेशनिस्ट फैमिली है, 7,000 विद्यार्थियों को वस्त्र भोजन आवास देकर पढ़ाते थे निःशुल्क। और फिर हम हम्म। राज्याश्रित गुरु नहीं रहे, द्रोणाचार्य की तरह, कृपाचार्य की तरह, या और अन्य राज्याश्रित जो गुरु है ना, जिनके शिष्य सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं, युधिष्ठिर जी। है, दुर्योधन है। सांदीपनी के सारे शिष्य सत्ता के त्यागी हैं, कृष्ण है, सुदामा हाँ है, बलराम है, और एक समाजवादी सोच के चिंतन है। उनके पुत्र हुए पंडित सूर्य नारायण व्यास। हाँ। इन पर फिल्म है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, स्वाभिमान के सूर्य। भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट भी निकाली है, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे अपने आवास पर ही। विक्रम जी विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे। उज्जैनी में कालिदास समारोह उन्होंने आरंभ किया। और इन दोनों के पीछे भी क्या परिकल्पना है प्रकाश भाई, वही हाँ उज्जैनी। क्या परिकल्पना है कि हमको जो सदियों से पढ़ाया जा रहा है कि हम हम्म। पीड़ित, पराभूत, हारे थके शोषित लोग हैं, हमको मुगलों ने हराया, हमको अंग्रेजों ने हराया, हम हारे हुए पराजित पीढ़ी के लोग हैं, ये हमको विगत 500-200 सालों से पढ़ाया जा रहा था। अंग्रेजों ने हम्म। मारा हमको, 200 साल गुलाम रखा, हम मुगलों के गुलाम रहे, ऐसा पढ़ाया जा रहा था। पंडित सुनंद व्यास ने इतिहास से पराक्रम का चरित्र निकाला, आजादी की लड़ाई में निकाला। एक पत्र शुरू हाँ किया उज्जैन में, विक्रम, विक्रम नाम का मासिक, जैसे प्रताप निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और हाँ विक्रम हाँ। के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय बनाया, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाया, और विक्रम स्मृति ग्रंथ निकाला। 5,000 पृष्ठ का एक महान ग्रंथ है, जिसमें हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में विक्रम, कालिदास हम्म। और उज्जैनी का सब कुछ एक जगह कर दिया। इसकी 20 लाख कॉपी प्रिंट हुई थी उस युग में, सारे संसार की सब लाइब्रेरियों की शोभा है। उसमें निकोलस डी रोरिक जैसे लोगों ने पेंटिंग की है। उस युग में पंडित सुनान व्यास विक्रम पत्र निकालते थे,
तो उन्होंने विक्रम हाँ, के पराक्रम को जीवित करके बताया कि हमारा पराक्रम अरब ईरान तक था, और जरम हाँ, बिरतोई की, तूतन खामन की, मेसोपोटामिया की, जो वो जो ममीज है, ममीज जी, मिस्र के पिरामिड में, उनमें स्वर्ण पत्र में टंगी हुई विक्रमादित्य की अभ्यर्थना ले आए, और इसमें है विक्रम स्मृति ग्रंथ मुझे 2 में। बातें ऐसे ही और उन्होंने पूछनी फिर, है, 2 बातें नहीं और पहले मैं जाननी पूरा कर लूं जी, कि जी, ऐसे ही उन्होंने कालिदास को क्यों उठाया कि हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, वो तो भविष्य दृष्टा भी थे सूर्य नारायण व्यास, उनके हुँ, ज्योतिष रूप को बहुत जानते हैं लोग। तो जी, उन्हें मैं वहीं मालूम आ था रहा देश था। को, हाँ तो जी, देश तो आजाद होने वाला है, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, सन 32 में कर हाँ, दी है, 24 में कर दी है, 15 अगस्त हाँ, का मुहूर्त भी उनका निकाला हुआ, आजादी का मुहूर्त भी उनका है, उनसे पूछ के भारत की आजादी तय हुई है। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हमारी मानसिक गुलामी से हम कैसे मुक्त होंगे। तो हमको पढ़ा जा रहा है शेक्सपियर शेक्सपियर शेक्सपियर, हमारे गांधी क्या, सुभाष क्या, पटेल क्या, नेहरू क्या, अंबेडकर सब विदेश से पढ़ के आए थे, सब सूट टाई पैंट वाले थे। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमारे वेद पुराण उपनिषद इन्होंने नहीं पढ़े। जब जवाहरलाल जी जेल में थे तो व्यास जी ने उनको कालिदास पढ़ने भेजा संपूर्णानंद के माध्यम से, बापू जी, को भी कालिदास के ग्रंथ पढ़वाए, और कालिदास समारोह में राजेंद्र बाबू को बुलाया पहली बार, फिर जवाहरलाल जी भी आए और उनको बताया कि कालिदास इज ग्रेटर देन शेक्सपियर, तुम ये जो हुँ, शेक्सपियर शेक्सपियर करते हो, कालिदास हाँ, प्राचीन कवि है। तो भारत की सांस्कृतिक गरिमा को, हाँ, गौरव को उठाया, और दुनिया हाँ, भर को बताया कि शेक्सपियर से बड़ा कवि उज्जैनी ने दिया है कालिदास। तो नहीं हाँ, तो ये लोग कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते रहते थे अंग्रेजी मानसिकता से। तो उस हाँ, हाँ, सांस्कृतिक मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाई। ऐसे ही वो आजादी के पहले सब राजाओं को एक शुभकामना पत्र भेजते थे, जिसमें जी, कहते थे कि वह राजा अंधा होता है जिसके पास अपना पंचांग नहीं होता। जब देश हाँ, स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने राष्ट्र कर दिया कि वो राष्ट्र अंधा है जिसके पास अपना पंचांग नहीं होता। अपनी कालगणना नहीं है तुम्हारे पास, ग्रेगरियन कैलेंडर से तुम चल रहे हो 2022। वी आर हुँ, ऑलरेडी बीइंग इन 21st सेंचुरी फ्रॉम अवर विक्रम संवत प्रकाश भाई, इस समय हम 2078 से पार करके 2079 में, जी, तो हम जी, तो एक 2022 में काल नहीं है। गणना के बारे में मेरी जिज्ञासा थी, काल गणना जो शुरू की थी, वो तब क्या परंपरा थी काल गणना के बारे में? वही तो मैंने आपसे कहा, मेरी एक पूरी फिल्म है, वो भी यूट्यूब पे है। क्योंकि ये क्या हुआ कि सन 2000 में सारी दुनिया हुँ, में एक बड़ा हल्ला हुआ, आपको ध्यान होगा, मिलीनियम हाइप, हुँ, यस, यस, 1000वां वर्ष मनाएंगे। तो हाँ, विश्व के तमाम देशों के चैनल इकट्ठे हुए, करीब 157 देशों के चैनल की मीटिंग हुई, और उसमें हुँ, यह तय हुआ कि अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे बुलाया गया कि दूरदर्शन को कौन सा समय दें। तो मैंने सुबह का समय मांगा। मैंने कहा हुँ, सूर्योदय तो हमसे ही होता है, और काल गणना हमने दुनिया को सिखाई है, तो हम हुँ, ये बताएं कि काल होता क्या जो बदल गया है। आज रात को बदला क्या कि 31 दिसंबर को सब शराब पी के नाचने लग गए। ये समय बदलता कैसे, मैं सिद्ध करूंगा। तो अटल जी को मालूम था कि मैं महाकाल की नगरी से हूँ, मुझे काल गणना के बारे में कुछ ज्ञान है, तो मुझे फिल्म दी गई। ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, द टाइम, इसको कई एलिजाबेथ ब्रूनो अवार्ड मिला हुआ है, कई अवार्ड मिले। तो काल नाम से हिंदी में भी उपलब्ध है दूरदर्शन पे, और कई बार टेलीकास्ट हुई है, लेकिन अब यूट्यूब पर है जो देखना चाहे। उसमें मैंने जी, सिद्ध किया कि जो संसार में अभी भी परमाणु घड़ियां हैं, वो आपको सेकंड का 100वें हिस्से से बताती कि पीटी उषा सेकंड के 100वें हिस्से से रह गई, परमाणु वॉच। हुँ, हुँ, उससे भी गहरी काल गणना भारतीय ज्योतिष में होती थी, सेकंड का भी अंश, अंश का भी फल, फल की भी घटी, घटी की भी कला, कला की भी विकला, विकला की भी त्रुटि, और त्रुटि की भी हाँ, परम त्रुटि। हुँ, गुलाब की हुँ, पंखुड़ी में एक सुई चुभोने से और निकालने में, हुँ, जिन पकड़ियों में जितने छिद्र हो गए उनकी गणना से भी काल गणना होती है। तो वो सूक्ष्मतम काल गणना का मैंने भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से काल में विवेचना की। पूरी फिल्म बहुत सहज सरल सुंदर फिल्म बनाई है, लेकिन जी, उसमें आम आदमी को समझ में आया कि काल बदलता कैसे, समय हाँ, बदलता कैसे है, समय मान होता क्या है, और महाकाल हाँ, का काल गणना से संबंध क्या है। इसलिए जी, महाकाल क्या है कि बाकी सब काल है, यानी हम टाइम दिखा रहे हैं। महाकाल हाँ, वो है जिसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, मीडियम। जी, इट इज ए ग्रीनविच पॉइंट, जैसे क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ द अर्थ। इसको नेवल पॉइंट ऑफ द अर्थ, यानी आपके जो शरीर में नाभि का स्थान है, वो हाँ, विश्व नाम के शरीर में, विश्व में महाकाल का स्थान है। इसको मणिपुर चक्रम अवंतिका भी कहा गया है। महाकालेश्वर नाभि हुँ, स्थल है दुनिया का। तो हुँ, यहाँ हुँ, से काल गणना, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। आप महाकाल मंदिर के अंदर गए कि नहीं प्रकाश जी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी, गया, गर्भगृह में आप जाएंगे तो आप जी, एक पल को शून्य शून्य फील करेंगे, न्यूट्रल। यानी आपका जो मैग्नेटिक पावर है हाँ, वहां जाके नगण्य हो जाता है। तब आप जीरो पावर में खड़े होकर जिस शून्य अवस्था, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, समाधि,
वो पा जी। सकते हैं। अब वो जितना हल्ला और जितना उनने उसको मंदिर को मंदिर कम रहने दिया, और धार्मिक टूरिज्म और कई पर्यटन की दृष्टि से, और फिर हल्ला होल्ला, और अब भस्म आरती को भी व्यवसाय की दृष्टि से जितने घंटे घड़ियाल कर दिए, वो शोर शराबे में मुख्य जो उसके वैज्ञानिक चिंतन है, मूल अवधारणा है, वो कहीं वंचित न रह जाए, ये मेरा डर है, मेरा संशय है। पर मेरी जितनी प्राचीन फिल्में आपको मिलेगी, मैंने खुद भी आज 40 साल हो गए उज्जैनी पर खूब फिल्में बनाई है। उज्जैनी युगे हम्म। युगे, जयति जय उज्जैनी, काल, अंग्रेजी में द टाइम, ये 157 देशों में सुबह सूर्योदय के वक्त दिखाई गई, शंखनाद के साथ, आदित्य हृदय स्रोत के साथ। हम्म। अब एक और चीज के लिए उज्जैन बहुत जाना जाता है, वो है ज्योतिष के बारे में। हम्म। तो ज्योतिष का और उज्जैन का क्या संबंध है? आप खुद भी ज्योतिषी हैं, और ये भी कहा जाता है कि 15 अगस्त का मुहूर्त आजादी के लिए निकालने में पंडित सूर्य नारायण व्यास की भूमिका रही, उनके कहे मुताबिक ही ये मुहूर्त चुना गया। ये क्या बात है, इसकी क्या व्याख्या हाँ, है? मैं कई कई चीजें हैं, वो मैंने कहा वो स्वाभिमान के शुरू में इसको प्रमाण सहित एक खंड पूरा ज्योतिष पे समर्पित किया है मैंने, व्यास जी के जीवन का। जी। आपको देखिए, उज्जैनी ज्योतिष तो वेदों का नेत्र है। हम्म। उज्जैनी भी पांडित्य परंपरा की नगरी थी। तो जैसे हम्म। सांदीपनि ऋषि के यहाँ भगवान कृष्ण योगेश्वर हुए, इसी तरह हाँ। ज्योतिष का भी उन्होंने अध्ययन किया, नक्षत्रों का अध्ययन भी यहाँ से होता ही था, क्योंकि वेदशाला जयसिंह ने बनवाई, वजह यही हाँ। थी। तो काशी में भी कालगणना होती थी, पर वो उज्जैनी को ही आधार मान के होती। दुनिया भर हम्म। में जो कालगणना है उसका आधार भूमि उज्जैनी थी। जैसे अब ग्रीनविच मीन टाइम है, उस समय उज्जैनी स्टैंडर्ड टाइम, उसको हाँ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए उज्जैनी को ही आधार माना जाता। तो नारायण जी महाराज, हमारी तो कुल परंपरा ज्योतिष की महानतम परंपरा थी ना, तो नारायण जी महाराज ने जो यश अर्जित किया, 7,000 विद्यार्थी पढ़ाकर ज्योतिष संस्कृत व्याकरण को जीवित रखा, सूर्य नारायण जी ने जी। उसको और दिग दिगंत तक फैलाया, यशस्वी किया। मसलन हाँ। उज्जैनी से कभी इस राष्ट्र का भविष्य ही नहीं, राष्ट्र नेताओं का भी भविष्य तय होता था। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बनेंगे, ये राजेंद्र बाबू को सन 35 में सूर्यनारायण व्यास ने लिखित में दे दिया। जब वे बने तो वे पत्र लिखकर स्वीकार रहे हैं। ये मौजूद है फिल्म में, आप चाहें तो वहां से लेकर अंश दिखा दें, जिसमें राजेंद्र प्रसाद का पत्र है। वो क्या लिख रहे हैं, पत्र मुझे अक्षरशः याद है। परम श्रद्धेय सूर्य नारायण जी, मेरे राष्ट्रपति बनने पर आपका भेजा बधाई पत्र मिला, हार्दिक धन्यवाद और आभार। हाँ, हम्म। यह तो आपने इस बारे में मुझे पहले ही कहा था। यह तो खैर शास्त्र की बात थी। इसके अलावा विप्र बचन किमी हो ही असाचा। अब बहुत बड़ी बात क्या लिख गए राजेंद्र बाबू, कि आपने तो पहले ही कहा था कि मैं एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा। तो ये तो खैर हम्म। शास्त्र की बात थी, कि ऐसा शास्त्र में लिखा था इसलिए आपने पढ़ दिया। पर हाँ। उससे हाँ। बड़ी बात, उन्होंने पंडित जी को कितनी विनम्रता से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा विप्र बचन किमी हो ही असाचा, यानी आप जैसे महापुरुष ने कहा तो वह बात गलत कैसे हो। ऐसे हम्म। जवाहरलाल के बारे में पंडित जी ने 1938 में लिख दिया था कि जवाहर बिकम द लेनिन एंड डी विलियर ऑफ इंडिया। उसमें हम्म। उन्होंने 38 में लिखा कि जवाहरलाल भारत का भावी प्रधानमंत्री और 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहेगा। कब हम्म। उसकी पत्नी का देहावसान होगा, कब उसकी बिटिया विधुर हो जाएगी, कब उसको, वो खुद विधुर होने के बाद कब वो इतिहास की किताबें लिखेगा, कब उसके जीवन में कष्ट आएंगे। उसमें 38 में लिखा है कि 62 युद्ध में कैसे उसको मात खानी पड़ेगी और कैसे स्वास्थ्य के चौपट हो जाएगा, कैसा अपमान हम्म। लगेगा पंडित जी को, कैसे आघात से वो मारे जाएंगे। और 64 तक उनकी मृत्यु का भी संकेत दिया 38 के अखबार में, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और हम्म। वो कटिंग है मेरे पास, जवाहरलाल जी को भेंट भी की गई थी उनके जीते जी पंडित जी ने उज्जैन में। तो वो विस्मत रह गए थे कि 38 में कोई ये सब लिख दे। ऐसे ही सरदार पटेल की डेथ के बारे में उनके प्रेडिक्शन मशहूर है। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाएंगे तो जीवित नहीं लौटेंगे। मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, सन 50 में उनको लिख दिया था, मोरारजी स्वीकारते हैं। बम्बई राज्य की स्थापना का मुहूर्त व्यास जी का निकाला हुआ है कि वहां धन लक्ष्मी बरसेगी। आपके मित्र रमेश निर्मल ने इकोनॉमिक टाइम्स में बम्बई की स्थापना दिवस पर पूरा लेख लिखा है इस पत्र पर, जिसमें मोरारजी पंडित जी से धनतेरस का मुहूर्त निकलवा रहा है। ऐसे हाँ। ही बाबू जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान, इंदिरा गांधी प्रति सप्ताह सूर्य नारायण जी से लिखित में अपनी भविष्यवाणी मंगवाती थी। हम्म। हाँ, बाद की पीढ़ी में देखिए, मैंने ज्योतिष किया नहीं, मैं तो भारत सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रहा, लेखक रहा, भगत सिंह पर लिखता रहा, तो बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ज्योतिष करता भी हूँ। पर मैं फीस लेता नहीं हूँ, मेरा व्यवसाय है नहीं, मेरा मिशन है। पर हाँ, अशोक सिंघल मुझसे बिना परामर्श लिए जीवन में कोई फैसला नहीं लेते थे। ऐसे असंख्य पत्र है मेरे पास। हम्म। रज्जू भैया अपनी जन्म कुंडली मुझसे नियमित दिखाते थे, आरएसएस प्रमुख।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली मुझे 3 बार देखने का उनके सामने बैठ करके सौभाग्य मिला, और तीनों बार मेरे कहने के बाद वे जब प्रधानमंत्री बने तब उन्हें ज्योतिष पर, विज्ञान पर भरोसा हुआ कि ये वास्तव में बहुत बड़ा विज्ञान है। क्योंकि जब मैंने उनसे कहा कि पंडित जी आप जवाहरलाल जी का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तो वो हंसते थे। वे हंसते थे। जब वो 13 दिन बने ना, तो मिलने गया तो बोले क्या हमारी 13वीं मनाने आए हैं? मैंने कहा महाराज अभी आप फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो खूब हाँ। हंसे। अब वो तो वाकई 13 महीने बने। तब मैं पार्लियामेंट का इंचार्ज में ही था, तो लोकसभा प्रसारण कर रहा था वो एक दिन की जो डिबेट विश्व विख्यात है, जिसमें पंडित जी का मशहूर भाषण और प्रमोद महाजन का जी। बहुत बेहतरीन भाषण है, जिससे भाजपा सत्ता में आई। तो पंडित जी इस बार बहुत निशंक होकर कह रहे थे कि मैं चिमटी से भी मिले तो कुर्सी और ये ऐसी सत्ता को शामिल हासिल नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैं उस शाम मिला तो कह के अब की बार मैं निश्चिंत था, तुमने कहा कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि 2 बार तुम्हारी भविष्यवाणी सही निकली तो तीसरी भी सत्य होगी। और वो बने और फिर पूरे 5 साल रहे। उन्होंने सबसे बड़ी फीस ये लौटाई मुझे। मैं कोई फीस तो लेता नहीं। मेरे पूज्य पिता पर उन्होंने अपने आवास पर न सिर्फ डाक टिकट का लोकार्पण किया, एक ब्रह्म भोज दिया, मालवा का भोजन, दाल बाफले 400 लोगों का। और आमतौर पर आप तो जानते हैं, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में अपन आयोजन करें तो चाय हाँ। पानी का खर्चा आजकल अपने से ही रखवा लिया जाता है राष्ट्रपति भवन में भी। क्योंकि ऐसा है कि भाई कितने लोगों का खर्चा करेगा राष्ट्रपति भवन, रोज आयोजन हाँ। होते हैं। लेकिन अटल जी ने स्पष्ट कह दिया था ब्रजेश मिश्रा जी से और राज प्रताप सिंह से, अपने सचिव से, कि व्यास जी महाराज की सेवा का मुझे लाभ मिले। तो मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया। उन्होंने भोज रखा और फिर हमने शाम को, रात को जटिया के घर भी बहुत बड़ा भोजन रखा। तो अटल जी बहुत मानते थे कि ये विज्ञान है, उनको मैंने प्रमाणित करके दिखाया। 3 बार वो प्रधानमंत्री बने और ये तीनों बार के मेरे प्रेडिक्शन है उनके। ऐसे माननीय नरेंद्र भाई की कुंडली भी मुझे अशोक जी दिखा चुके थे, प्रवीण तोगड़िया की भी दिखाते थे। वो सबकी कुंडली दिखा के पूछते जरूर थे, बगैर नाम बताए क्या लगता है। मैंने कहा प्रधानमंत्री का राजयोग है इनको। तो उन्होंने पूछा कितने बरस, तो मैंने कहा 10 बरस। बोले आपकी वाणी में कभी कभी आपके पिता अवतरित हो जाते। ये सब करता हूँ मैं भी, शौकिया है। भारत के एक जमाने में प्रकाश भाई, अगर मुझे धनोपार्जन करना होता है ज्योतिष से, तो 14 में से 10 उद्योगपति का मैं निजी सलाहकार रहा। उनमें बसंत कुमार बिरला, सरला बिरला, आपके सेठ रामनाथ गोयनका, उनकी पत्नी विवेक गोयनका, फिर और वहाँ चेन्नई में रहती थी भगवान दास जी गोयनका की पत्नी। दूसरा ये हरि सिंह राका, मॉडर्न शूटिंग का चेयरमैन। लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला, एलएनजेपी ग्रुप का चेयरमैन। डीपी मालू, ये आपके इंदौर में सुनील मालू के पिता, मालू श्री सिंथेटिक्स वाले। बांगड़ मफतलाल, मोदी, अरविंद भाई, योगेंद्र भाई मफतलाल, मफतलाल टावर्स आपके मुंबई में 10 अल्टा माउंट रोड। इन सब की कुंडलियां मैंने खूब देखी। कोई फीस नहीं ली कभी और निशुल्क सलाह देता था। ज्योतिष मेरा प्रेम है, स्नेह है, मेरा शोध है, अनुसंधान है। और इसमें मैं धनोपार्जन मेरा लक्ष्य नहीं है, पर ये मेरा बहुत समय लेता है, इसलिए मैं इसमें समय अब नहीं देता हूँ। हाँ, इसमें शोध अनुसंधान से बराबर जुड़ा रहता हूँ। अभी जयपुर जोधपुर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, जहां मैंने ज्योतिष के वैज्ञानिक पक्ष पर एक भाषण दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, कि निरंतर नए अनुसंधान की आवश्यकता है भारतीय ज्योतिष, शोध होना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री की कुंडली के बारे में क्या कहेंगे आप? देखी है आपने? अब देखिए, विशुद्ध क्या राजनीतिक बताना भविष्यवाणी, चाहेंगे? नहीं, ये इस तरह का विषय गोपनीय होता है। दूसरा, मुझे सा लेखक और फिर भारत सरकार में वरिष्ठतम अधिकारी रहा हूँ, और ये शोभा नहीं देता कि इस तरह की चीजें सार्वजनिक की जाए। क्योंकि कुछ चीजें मैं ये मानता हूँ कि जैसे मनुष्य की रोग स्वास्थ्य को भी डॉक्टर से निजी सलाह लेते हैं, फैमिली डॉक्टर, जैसे फैमिली एस्ट्रोलॉजर है। ये जो सार्वजनिक भविष्यवाणी करते हैं ना, ये राजनीति से प्रेरित होते हैं। एक पक्ष में भविष्यवाणी करना, किसी के पक्ष में माहौल बना देना, और ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे पास तो, हम तो डॉक्टर हैं, सब तरह के रोगी आते हैं, कांग्रेस के भी, भाजपा के। और आप ज्यादा चौंकेंगे कहूंगा तो, मेरे कई लेफ्टिस्ट मित्रों को धक्का लगेगा, भारत के असंख्य कम्युनिस्टों के पत्र हैं मेरे पास, जो जन्म कुंडली दिखाते थे, दिखाते हैं नियमित। पंडित जी के युग में ईएमएस नंबूद्रीपाद से लेकर कॉमरेड यशपाल तक कुंडली दिखाते थे। कमलेश्वर मुझे दिखाते थे। कम लोगों को पता कि उनका नाम कैलाश प्रसाद सक्सेना था, और वो सार्वजनिक रूप से ज्योतिष की निंदा करते थे। लेकिन उनको उनको अपने जन्म कुंडली पर बहुत यकीन था, तो वो मुझे एकांत में दिखाते थे। राजेंद्र अवस्थी दिखाते थे, रतनलाल जोशी दिखाते थे, बच्चन जी दिखाते थे। बच्चन जी के तो असंख्य पत्र है मेरे पास, हरिवंश राय बच्चन के।
शिवमंगल जी सुमन दिखाते थे, इनके भी असंख्य पत्र हैं ज्योतिष पर। तो ऐसा कोई नाम नहीं जो ज्योतिष नहीं करता हो। एक किताब है हु डजंट कंसल्ट स्टार, कौन है जो ज्योतिष में यकीन नहीं करता। हाँ, सार्वजनिक रूप से निंदा करेंगे ज्योतिष को, ऐसा बना दिया जैसे गणिका के यहाँ रात में छुप के जाते हैं ना, ऐसे ज्योतिषियों के भी लोग छुप के जाते हैं और सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते। पर सब हाँ विद्वान सब यकीन करते हैं, निक्सन से लेके रोनाल्ड रिगन तक। अमेरिका में भी लिंडा गुडमैन थी, उससे सब कुंडली दिखाते थे, भारत जी। में भी है। एडल्फ हिटलर ने अपनी जन्म कुंडली सूर्य नारायण व्यास को दिखाई। भारत के 114 राजाओं के पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं जो पंडित जी से नियमित राय लेते थे, किंग महेंद्र लेते थे। और यहाँ हम्म। जिसका नाम लेंगे आप, राजेंद्र बाबू, राजा कृष्णन, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जी ने पंडित जी तो चैलेंजिंग प्रोडिक्शन करते थे राष्ट्र हित में, वैज्ञानिक दृष्टि से। उन्होंने हिंदी हिंदुस्तान के एडिटर मालवा के ही थे रतनलाल जोशी, व्यास जी ने बिरला से जी। बैठाया था जीत बाबू से, लिखकर भेज दिया कि ताशकंद जाने से रोका जाए शास्त्री जी को, वे वहां से जीवित नहीं लौटेंगे। तो रतनलाल जी ने हम्म। कहा कि हमको प्रेम पूर्ण आतंक था व्यास जी की भविष्यवाणियों का, डरते थे हम कि सब सत्य निकलती है। तो हमने उसे ड्रॉज में रख लिया कि ऐसा छापने से कहीं कोई भय ना फैल जाए। और तो पर वो जब वाकई नहीं लौटे तो फिर छापा हमने कि ये पत्र हमारे पास 2 हफ्ते पहले आ गया था। हम्म। तो पंडित जी चमत्कार पूर्ण भविष्यवाणी, भूकंपों की भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने 300। मेरे पास है, बहुत लोग आज भी पूछने हम्म। आते हैं, अभी भी बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन मैं इसको सार्वजनिक करना उचित नहीं समझ, गोपनीयता अ, की दृष्टि। राजशेखर जी, ज्योतिषी कभी अपनी जन्म कुंडली क्यों नहीं देखते? इसके पीछे क्या कारण होता नहीं देखते हैं, पर जैसे डॉक्टर से आप पूछो कि तू अपने किडनी का ऑपरेशन क्यों नहीं करता, तो है? वो नहीं करेगा। कोई विशेषज्ञ दूसरे एक्सपर्ट को बुलाएगा, उसे मालूम सब है, बता देगा मेरे किडनी में इस साइड में सिस्ट है और वहीं हम्म। ऑपरेट करना। लेकिन खुद अपना हम्म। ऑपरेट हम नहीं करते ना। जवाहरलाल हम्म। जी ने बहुत ऐसे सवाल उठाए हैं, इनके बहुत तार्किक उत्तर भी दिए सूर्य नारायण जी ने बहुत सुंदर शीर्षक से। नेहरू की हम्म। नक्षत्रों से नाराजी, पंडित जी हम्म। का पंडितों पर प्रकोप। क्योंकि एक बार जवाहरलाल ने कहा कि ये जो ज्योतिषियों से पूछते हैं अपनी कुंडली, ज्योतिषी खुद ही क्यों नहीं धनाढ्य हो जाते। तो पंडित जी ने हम्म। कहा कि जो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया वो खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर या जीडी बिरला क्यों नहीं हो जाता, वो इकोनॉमिस्ट ही हम्म। रहता है। क्योंकि हेरोल्ड हम्म। लास्की आपको पढ़ा सकते हैं, ये पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वो कोई व्यवसाय में थोड़ी उतर जाते हैं। तो डॉक्टर की तरह ज्योतिषी भी जो है अपनी कुंडली, कई बार आप देखते हो तो एक और भाव होता है, मैं मेरी कुंडली देखूंगा तो उसमें मुझे बुरा नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि मैं बुरा देखना नहीं चाहूंगा, मैं प्रिय हाँ। प्रिय ही देखूंगा। मेरे पास एक ऐसा प्रसंग है, जयशंकर प्रसाद ने एक बार सूर्य नारायण जी को अपनी कुंडली दिखाई। बहुत हम्म। छोटे थे वो भी, 40 बरस के थे। पंडित जी 20, 22, 23 के थे। तो पंडित जी से कहा कि व्यास जी मुझे एक भी बात बुरी मत बताना। झूले पे बैठे थे, पंडित जी ने कहा मुझे भोजन कराया, पान खिलाया, एक भी बुरी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा मैं हम्म। उस कोमल हृदय कवि को देखता रह गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो अल्पायु हैं। पंडित जी ने बाद में बालकृष्ण शर्मा नवीन को और राय कृष्णदास को लिखा कि हिंदी का ये महान कवि 42 साल पार नहीं कर पाएगा, इसकी रक्षा की जाए। उनको टीबी हो गई थी राज्य यशमा। पर जब हम्म। पंडित जी ने प्रसंग में लिखा, प्रसाद स्मृति छपा है माधु सुधा और माधुरी उस युग की पत्रिका है, यादें हम्म। ग्रंथ में भी भारतीय ज्ञानपीठ से, कि व्यास जी ने कहा कि प्रसाद इतने कोमल भाव से बोले कि मुझे एक भी बुरी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊँ। तो हम सबकी कुंडली में निगेटिव पॉजिटिव होता है, मैं अपने बच्चों की नहीं देख पाता, क्योंकि मैं हम्म। उनको प्यार करता हूँ, तो मैं उनका निगेटिव साइड देखना नहीं चाहूंगा, कोई बुरी एक बात बात हो और रही कही तो। जाती है कि डॉक्टर अपने परिवार के लोगों के ऑपरेशन नहीं करते आमतौर वो हाथ काटता है प्यार में, स्नेह में, आप घबराते हैं कि मेरे हाथ तो देखो 1000 श्रेष्ठ ऑपरेशन हुए, पर अब मैं पत्नी को छू रहा हूँ, जिस पत्नी को मैंने कभी प्यार से छुआ है, कहीं ऐसा ना पर। हो मेरा हाथ कांप जाए। बहुत चीजें होती है इसमें, भावनात्मक खेल है, इमोशनल चीजें हैं, सेंसिटिविटी है। दूसरी बात यह है ना कि आप अपने, मैं प्रकाश भाई की कुंडली देखूंगा अगर निरपेक्ष भाव से बैठूंगा तो सब 100% करेक्ट बात बताऊंगा, क्योंकि जो मैं ना उनसे प्यार करता हूँ ना मुझे नफरत है। लेकिन अगर प्रकाश भाई के प्रति मेरे मन में थोड़ा भी पॉजिटिव झुकाव है तो मैं निगेटिव बात बताते हुए 2 क्षण सोचूंगा। ऐसे ये जो कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आपने अच्छी बात छेड़ी, मैं क्योंकि पैसे नहीं लेता हूँ इसलिए मैं बहुत कड़वा भी बोल देता हूँ, बहुत मुंह पर सत्य भी बोलता हूँ। पर जो पैसे लेते हैं वो है ना खुश करने वाली बात बताएंगे, क्योंकि वो बुरी बात बताएंगे। पर इधर एक और नया खेल शुरू हुआ है, इधर कलयुग में लोग डराने लगे ज्योतिष में, ताकि फिर ये 10 बार आए पूजा पाठ के नाम पे उससे पैसे हट सके। आप देखेंगे हम्म। ज्यादा से ज्यादा साधु संत तो ये फलाने महाराज ढिमके महाराज, और आपको तो काल सर्प है, ये कोई योग है ही नहीं शास्त्रों में। अरे फलाना है, ढिमका हो गया, आपको तो राहु की दृष्टि में, भले ही कुछ मालूम नहीं है लेकिन वो डराते हैं।
भयभीत करते हैं। भयभीत करेंगे तो उससे पैसे हट लेते हैं। तो एक तो ये भयभीत करने का विज्ञान नहीं है। ये ज्योतिष जो है समय से, मैंने बहुत सुंदर एक व्याख्या करी है। अभी मेरा एक इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ है, स्काई स्पीक्स टू यू इफ यू लर्न द लैंग्वेज, इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्काई। आकाश आपसे बात करता है, आपको अंतरिक्ष से बात करने की भाषा आना चाहिए। और मेरी माँ बहुत सुंदर कहती थी, मैंने अभी एक फेसबुक ब्लॉग में भी डाला है, ऑर्डिनरी पीपुल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टार बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपुल कैन इन्फ्लुएंस द स्टार। साधारण लोग सितारों से प्रभावित हो जाते होंगे, असाधारण लोग तो सितारों को भी प्रभावित करते हैं। वाह, क्या बात है। बुद्ध बुद्ध हुआ, महावीर हुए, गांधी हुए, गौतम हुए, लेनिन हुए, तो आप सोचते हैं कि उनका प्रभाव सितारों पर नहीं पड़ता हो? पड़ता। तो बहुत से लोग असाधारण होते हैं, लेकिन सितारों के प्रभाव से कोई, आप, क्योंकि जहां मदन मोहन मालवीय की एक बहुत सुंदर बात है, वो कहते हैं कि जहां तक आपकी ज्ञान की लकड़ी आपका साथ देती है, आप अंधेरे में भी लकड़ी के सहारे चल लेते हैं, पर जब लकड़ी, ज्ञान की लकड़ी भी साथ छोड़ दे, तब ज्योतिष शुरू होता है। ज्योतिष क्या है, आपको मैं बताऊं कि प्रकाश भाई, आप उज्जैन आ रहे हो तो रास्ते में दो गड्ढे पड़ेंगे, एक सावेर रोड पे, एक देवास रोड पे, एक यहाँ पे, एक इस मोड़ पे आएंगे। तो आप सतर्क होकर आते हैं और गाड़ी में चलाते वक्त तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजशेखर जी ने बताया वहां एक बड़ा गड्ढा है। तो समय से पहले सूचना देने का नाम विज्ञान है। आप उसे टाल सकते हैं। हाँ। तो आप उसको, बाहर गर्मी है तो मैं पूरा मौसम नहीं बदल दूंगा, पर हम अंदर पंखा लगा के, एसी लगा के उसकी ठंडक ला सकते हैं। बाहर ठंड है तो हम अंदर हीटर चला सकते हैं, पर हम पूरा जी। मौसम नहीं बदल सकते। तो आपको लिखा है एक्सीडेंट का योग, तो मैं कहूँ प्रकाश भाई आज घर से न निकलना और घर में ही बैठे रहना, क्योंकि अगर आपने वाहन चलाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल पलंग पे बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है बाथरूम जाते ही पैर लचक जाए, मुचक जाए। हो सकता है कि जो बड़ी टांग टूटनी थी वो छोटे में रह गई। हो सकता है बिस्तर पे लेटे ने पंखा ही गिर पड़े। अब पंखा गिर पड़ा तो वो टांग पे उतनी चोट लगी जितनी कार के नीचे आ जाने से लगती, उससे कम लगी, पर लगी तो ये क्या है कि इंडिकेशन है साइंस। अभी एक किस्सा, मुझे किसी ने, महाराज माधवराव सिंधिया के डेथ पर एक राजा मिले थे मुझे पुराने, मैं महल में था अंदर सब राजाओं के बीच में, क्योंकि हम इन राजाओं के राजगुरु थे, तो वो अंदर बैठा था। तो एक राजा ने मुझे एक प्रसंग बताया कि हमारे एक राजा थे, वो बड़े सनकी थे, नाम नहीं लूंगा किस स्टेट के थे, क्योंकि कई स्टेट के राजा सनकी होते थे। तो उस राजा ने बताया कि हमारे पिताजी ने एक बार आपके पिताजी की परीक्षा ली, तो उनसे पूछा कि महाराज ये बताओ कि आज मैं शिकार पे किस रास्ते से जाऊं। तो पंडित जी हंसने लगे कि ये क्या सवाल हुआ। बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपका विज्ञान कितना विज्ञान है। तो पंडित जी ने एक कागज पे कुछ लिखा, बोले महाराज इसको कोर्ट में रखो, और जब आप जिस रास्ते से जाओ, जब निकल जाओ तब खोल के पढ़ना। तो महाराज ने दक्षिण दिशा की एक दीवार तोड़वाई, वो उस पे से निकले घोड़े में बैठ के, अस्तबल की साइड से। और फिर बाहर निकल के उन्होंने अचकन में से निकाला और कोर्ट में से अपना कागज, तो उसमें लिखा महाराज ने कि आज महाराज का मिजाज ज्योतिष की परीक्षा लेने का है। तो महाराज न पूर्व दिशा के द्वार से जाएंगे न पश्चिम दिशा के द्वार से, इन द्वारों के अलावा वो कोई अनर्गल प्रयोग कर सकते हैं, किसी दीवार को फोड़ के उसमें से निकले। तो वो महाराज ने पांव पकड़ लिए घोड़े से कूद के कि आपने तो मेरा मन पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा तुम मेरी नहीं ज्योतिष की परीक्षा ले रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि लोग ज्योतिषियों की, हमारे यहाँ एक बार माधवराव सिंधिया के फोर फादर का है बहुत मशहूर किस्सा, महाजी सिंधिया का, उज्जैन के गांव गांव में प्रचलित है कि वो एक बार ग्रामीण का भेष बदल के, फेटा लगा के, टेपा बन के, सूर्य नारायण जी के पिता नारायण जी महाराज जिनकी बड़े गणेश के सामने प्रतिमा है, ऐसा हाथ पसार के बैठ गया, महाराज मारो कहीं भविष्य है। तो नारायण जी महाराज ने, जो सूर्य नारायण जी के पिताजी थे, ऐसा हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज ये दीनहीन का भेष बनाना छोड़ो, नहीं तो एक दिन दीनहीन हो जाओगे। ये राजपुरुषों को शोभा नहीं देता ज्योतिषियों की परीक्षा देना। हाथ देख के उनसे फेटा उतरवाया कि ना महाराज जी आपको शोभा नहीं देता। फिर दूसरा जो आपने कहा चतुर उत्तर कैसे उतरा, वो ये संस्मरण छपा है, माधवराव सिंधिया ने मुझे पढ़ के सुनाया कि कितना सुंदर संस्मरण है। जब उनके पिता जीवाजीराव पहली बार सूर्य नारायण जी से मिले, तो वो भी किशोर थे और पंडित जी भी किशोर थे, पर पंडित जी उनसे बड़े थे। तो युवा युवा जीवाजीराव ने कहा कि आज मेरी कुंडली में कौन सा राजयोग था कि आपके दर्शन हुए सूर्य नारायण जी। तो पंडित जी ने उनको चमत्कृत करने वाला त्वरित उत्तर दिया कि श्रीमंतों की कुंडली में इतने छोटे योग थोड़ी होते हैं, मेरी कुंडली में अवश्य राजयोग था कि राजा मेरे द्वार चलकर आया। जी जी। तो जीवाजीराव घर आकर पूछते थे, बगीचे में बैठे रहते थे,
तो ये तो विज्ञान है, कलात्मक विज्ञान और रोचक विज्ञान भी है। और जितना अध्ययन करते जाओ प्रकाश भाई, इसमें आनंद भी बहुत आता है। अब मैं यहाँ उज्जैन आ गया हूँ, तो कुछ समय हम्म, ज्योतिष को नियमित देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ निःशुल्क ज्योतिष। सुयोग्य हाँ। बच्चे मैं चयन करता हूँ, कौन बच्चा पात्र है कुपात्र है ये भी मैं तय करूंगा, फिर उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूँ। राजशेखर व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग पौन घंटा हमें दिया अपने बहुमूल्य समय से। हमारे कई दर्शकों की मांग है कि आपसे नियमित रूप से बातचीत की जाए, तो हम बार बार आपको कष्ट देते रहेंगे। बहुत देखिए, बहुत धन्यवाद। ज्योतिष का एक काम है प्रकाश फैलाना, मेरे पास तो प्रकाश ऐसा है जो खुद ही प्रकाश फैलाता रहता है। तो मैं इस प्रकाश को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उज्जैनी में, मुझे एक उर्दू का खूबसूरत शेर याद आ रहा है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जी। ये तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, ये तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, वरना कौन देखता मुझे अंधेरों आपकी जरा नवाजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े। में। हम अपने सभी दर्शकों का भी आभार मानते हैं जिन्होंने कार्यक्रम देखा। और आगे भी हम पंडित राजशेखर व्यास जी से